लाइव है। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलो, आज भी सिलेंडर हमने खत्म कर दिया है। हाँ, सवाल नंबर 45 से हमें करवाना है। कौन शुरू करेंगे? जल्दी से करो भाई, ये सवाल फटाफट जल्दी से करो। हम बोलते ही नहीं है कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल कर लेंगे। बहुत दुख है भाई। 2 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया, ना तो अभी तक एक भी टेररिस्ट पकड़ा गया है, ना कुछ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कंक्रीट किया है भाषणबाजी के अलावा। और ऊपर से पाकिस्तान दो कौड़ी का देश ये कह रहा है हमारा पानी रोका तो हम हमला करेंगे। बताओ। हमारे देश के नेता बस कड़ी निंदा करते रहते हैं, कोई वॉर या कुछ पता नहीं क्या। कब तक हम वसुदेव कुटुंबकम का डंका बजाते रहेंगे? बहुत हो गया वसुदेव कुटुंबकम। जो जैसी भाषा में समझ रहा है उसको ऐसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जो जैसी भाषा में समझ रहा है। हम ये भारत के नागरिक इतना ज्यादा, हर आदमी, भारत कोई बहुत ज्यादा अमीर देश नहीं है, गरीब सा ही देश है। और गरीब आदमी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा सरकार को टैक्स दे रहा है। हर चीज पे हम जीएसटी दे रहे हैं। ये रिमोट एसी, पैन, बोर्ड, लाइट, ये लाइट तक लगी हुई है, इन पे भी हमने जीएसटी दिया है, टैक्स दिया है। इसलिए दिया है कि हमारे लोग जो हैं वो मर जाएं, हमारे लोगों की जान ऐसी फ्री में जाती रहे। अगर किसी आदमी की कपल की शादी हुई है
है भाई, गर्मी का मौसम है, अगर उसको घूमने के लिए जाना है तो कश्मीर घूमने जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जब भारत का हर एक आदमी टाइम से जो है टैक्स दे रहा है, तो सरकार को अपना काम क्यों नहीं करा जा रहा? क्यों कोविड में 3 साल तक भर्ती नहीं हुई, आर्मी में 3 साल तक भर्ती नहीं हुई? और जब तीन कोविड चलो बीत भी गया, उसके बाद सेना में क्यों 2.5-3 लाख लोगों की एक साथ भर्ती नहीं करी गई? क्यों अग्निवीर जैसी बेकार की योजना लाई गई है? आप हमसे केरविल एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, आपने बैच लिया है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का बैच लिया है, 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए का 18%, मान लीजिए 180 रुपए, 200 रुपए के आसपास। तो आप में से हर एक बच्चे ने 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए करके सरकार को टैक्स दिया है। हर एक बच्चे ने। आप 1,000 रुपए बाद में देते हो, 200 रुपए सरकार जीएसटी पहले लेती है, इनकम टैक्स छोड़िए, वो डायरेक्ट चला जाता है सरकार के अकाउंट में। अब आप ये एक छोटी छोटी चीज पे, एक आपको गणित पढ़ना है, उस पर भी आप 200 रुपए सरकार को टैक्स दे रहे हो, गणित पढ़ने के लिए, गणित सीखने के लिए। किस लिए दे रहे हो? कि आपका कोई जानने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका साथी, बंधु है, वो कश्मीर में जाए और ऐसे गोली खाए, कोई सुरक्षा व्यवस्था ना हो, इतने सारे टूरिस्ट घूम रहे हैं, वहां पे कोई सैनिक ना हो, हमारे सैनिकों के पास सही हथियार ना हो, उनके पास जो है पुराने आउटडेटेड जमाने के उनके पास गैजेट्स हों। किस लिए? डिफेंस पर्सनल थे यार जो मारे गए थे, नेवी में थे वो लोग। 5-6 दिन पहले शादी हुई थी उनकी। इतनी गर्मी में आदमी कश्मीर में घूमने नहीं जाएगा तो कर राजस्थान में जाएगा घूमने के लिए? बताइए। क्यों हम लोग जो है पैसा दबा के खर्च नहीं करते? रे कहां जा रहा है पैसा, बताइए। इतना टैक्स भर रहे हैं, कहां जा रहा है पैसा? अगर गरीब है तो सरकार अपना काम छोड़ो, पहले सरकार बिजनेस करके पैसा कमाए। अगर भारत की जनता से नहीं हो रहा तो सरकार खुद अपने बिजनेस खोले, खुद पैसा कमाए, चाइना के लोगों की तरह। आर्मी का साइज छोटा कर दिया है, हथियार हमारे पास है नहीं। ये तो पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का देश जो है हमें धमकी दे दे रहा है। चाइना जैसा देश देखो, वो तो हमसे कितना बड़ा है। वो इस तरीके से आंखें दिखाने लगे तो हम तो किसी औकात में ही नहीं उसके सामने। वो ये केवल कहने की बात है कि जंग जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से लड़ी जाती है, ये बकवास की बात है। जंग केवल जज्बे से नहीं लड़ी जाती है। जंग के लिए हथियार, पैसा, ये भी चाहिए। है ही नहीं हमारे पास। इतना बड़ा हमला, आपने एक भी नेता के मुंह से सुना हम वॉर करेंगे? सुना आपने? इसकी जगह इजराइल होता, अब तक क्या लंका लगा देता, आप बताओ। सांसदों की सैलरी बढ़ाने का तो बहुत पैसा सरकार के पास, कि महंगाई बढ़ रही है, सांसदों की सैलरी 24% बढ़ा दो। लेकिन सेना में भर्ती करने के लिए, डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है ना। ना इनके पास डिफेंस का पैसा खर्च करने के लिए, ना एजुकेशन बजट पे खर्च करने के लिए। दुख होता है जान के, दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। दुख होता है यार, बहुत ज्यादा है। कोई उम्मीद, मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं सरकार से, कोई उम्मीद जो हो। चलो।
करते हैं सवाल, करते हैं सवाल नंबर 45। आइए। करो जी। कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन क्या होगा? मेरे भाई मान लीजिए कागज का एक टुकड़ा है, मान लो इस तरीके से, ये कागज का एक टुकड़ा है जो 50 सेंटीमीटर तो लंबा है और 22 सेंटीमीटर दोस्त ये चौड़ा है, 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसको चौड़ाई, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का वाकई में, पता है 2 दिन से मैं बस इस खबर का इंतजार कर रहा हूं कि कहीं से ये खबर मिल जाए कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया, भारतीय सेना ने उन 5 और 6 जितने भी थे सबको ढेर कर दिया। मैं 2 दिन से सो नहीं पा रहा, मैं बस ये खबर सुनना चाहता हूं, बस ये कहीं से। मन नहीं कर रहा मेरा पढ़ाने का। आपको नहीं आ रहा गुस्सा? तो एक कागज का एक टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है और ये 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। कागज को उसकी चौड़ाई के साथ जो है रोल किया जाता है। ए सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ। चौड़ाई के अलोंग रोल करके, चौड़ाई के अलोंग रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। ये सिलेंडर की लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है ना, ये बोला इसने। तो चौड़ाई के अलोंग रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, ऐसे ऐसे रोल किया जाता है तो सिलेंडर बन जाएगा। उस सिलेंडर का आयतन क्या होगा? मान लीजिए मेरे भाई, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये कागज का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, सही है। अगर मैं इसको चौड़ाई के अलोंग, ये ब्रेड है बेटा, ब्रेड, अगर मैं इसको चौड़ाई के अलोंग ऐसे रोल करता हूं, रोल, ये रोल कर दिया, तो बच्चों क्या ये सिलेंडर नहीं बन गया? स्टूडेंट क्या ये सिलेंडर नहीं बन गया? बताइए, सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? भाई चौड़ाई के अलोंग ऐसे रोल करना है, तो रोल करने से बच्चों क्या बन गया? ये दिस इज नाउ ए सिलेंडर, ये सिलेंडर बन गया मेरे भाई, क्लियर है। तो अगर मैं इसको ऐसे ब्रेथ के अलोंग रोल करूंगा तो ये सिलेंडर बन जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, सिलेंडर बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये जो सिलेंडर बनेगा इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर ही रहेगी, 50 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की लंबाई, या हाइट बोले, लंबाई बोलो या हाइट बोलो, 50 सेंटीमीटर रहेगी। एक बात ध्यान रखना, जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है, जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है मेरे भाई, इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है, अगर मैं चौड़ाई के अलोंग ऐसे रोल करता हूं, चौड़ाई के अलोंग, तो जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है वही इस सिलेंडर की बेस की सरकमफ्रेंस बनेगी, वही परिधि बन गई। बोलो बोलो, जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है, मैं चौड़ाई के अलोंग ऐसे रोल करूंगा तो ऐसे सिलेंडर बन गया। तो जो चौड़ाई है वो क्या बन गई? वो इसकी परिधि बन गई मेरे भाई, परिधि। समझ में आया? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा है नहीं दिक्कत। तो ये जो है ये सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस बन गई जी। कितनी? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है सिलेंडर का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। देखो मुझे यहां रेडियस नहीं पता, इस सिलेंडर की रेडियस निकालनी पड़ेगी, लेकिन रेडियस निकालने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया है कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मैं पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकता हूं, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट। आपको पता है मेरे भाई, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस उसकी 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है। ये आपको बात पता है? आप बोलोगे यस सर बात पता है ये हमें। अब यहां जो सरकमफ्रेंस है, जो सिलेंडर बनेगा, वो सरकमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। 44 की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है, आधा। 44 की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है, आधा। तो मेरे भाई एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2 का स्क्वायर, 1/4। एरिया जो होगा 154 का 1/4 गुना होगा डायरेक्ट।
क्लियर है? तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 154 का 1/4 डायरेक्ट आ गया बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। हमें कोई रेडियस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है ये। इनटू हाइट, सिलेंडर की हाइट वही रहेगी 50 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाई 50, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही मुझे करना है। देखो वो तो आप समझ ही गए ऑप्शन से कि 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है जी। अब 2 से 50 आपका 25 बार जाएगा, 2 से 4 2 बार जाएगा, और 2 से 154 77 बार। तो 77 गुणा 25 आएगा मेरे भाई। ठीक है ना? तो 77 गुणा 25 क्या आएगा मेरे भाई? 25 की 80 में गुणा करेंगे 2000, 2000 से 75 कम आएगा 1925। तो 1925 इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1925। हाँ, होलो सिलेंडर है बेटा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। आगे चलेंगे, ये बताओ जी। सवाल नंबर है 46, करिए। हाँ जी बताइए। सवाल नंबर 46, जल्दी करो भाई, दो चार सवाल ये, फिर ये खत्म हो गया, फिर कौन शुरू करेंगे? ए सिलेंडर वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। एक बेलनाकार बर्तन है, पानी से भरा हुआ, इसकी रेडियस 3.5 मीटर है। 15,400 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम इट, देन द ड्रॉप इन वाटर लेवल इन द वेसल विल बी। अगर 15,400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो पूछा है बर्तन में पानी के लेवल में कितनी गिरावट होगी। बर्तन में पानी के लेवल में कितनी गिरावट होगी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है मेरे भाई। ऐसा मान लीजिए कि मेरे दोस्त ये आपका एक सिलिंड्रिकल बर्तन है। ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई ये आपका सिलिंड्रिकल बर्तन है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। इसमें पानी भरा हुआ है। मान लीजिए कि इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, ये सिलिंड्रिकल बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसकी रेडियस 3.5 मीटर है। इसकी रेडियस जो है वो 3.5 मीटर है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में लिख दूं तो 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आएगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा। अब इसमें 15,400 लीटर पानी निकाल लेते हैं। अब बताओ, अगर मैं इसमें से मग्घे से 15,400 लीटर पानी निकाल लूंगा, मान लीजिए कि मैंने ये पानी निकाल लिया, मान लीजिए कि मैंने ये पानी इसमें से निकाल लिया, ये पानी जो है मैंने निकाल लिया, जो आपको दिखाई दे रहा है ये पानी मैंने इसमें से निकाल लिया 15,400 लीटर। अगर ये पानी मैं इसमें से निकाल लूंगा तो पानी का लेवल कम हो जाएगा। यही पूछा कि पानी के लेवल में, पानी की हाइट में कितनी गिरावट होगी, यही है आपसे पूछी है मेरे भाई। ये जो पानी मैं निकालूंगा तो ये भी तो सिलेंडर की फॉर्म में ही निकलेगा, ये भी तो सिलेंडर ही है। यानी कि 15,400 लीटर अगर मैं पानी निकालूंगा तो ये इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप में ही निकलेगा। इस सिलेंडर की रेडियस भी 350 ही रहेगी, 350 मीटर। तो वॉल्यूम है 15,400 लीटर। क्लियर है? वॉल्यूम को बराबर कर दो 1 लीटर। देखो अगर आंसर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में निकालो। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 15,400 गुणा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेरे भाई। वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर स्क्वायर एच। ये ऐसे कर लीजिए। 350 जो है 7 का 50 गुना है, यही है 7 का 50 गुना। हमें लिखना है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल का एरिया गुणा हाइट। अब पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चे? अगर रेडियस 7 है तो एरिया आता है 154। रेडियस यहां पे 50 गुना है, 7 का 50 गुना, तो एरिया आएगा 50 का स्क्वायर 2500, 2500 आएगा इंटू हाइट एच। तो ये मैंने एरिया निकाला सर्कल का जिसकी रेडियस 350 है, डायरेक्ट ट्रिक से। रेडियस 7 है तो एरिया 154, 50 है तो 2500। ठीक है भाई, अब बताओ ये कट गया जी। 154 से ये कट गया भैया, 2 जीरो मेरे दोस्तों आपका कट ही गया। ठीक है भाई, 25 चौका 100। ठीक है जी, 154 कट जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा।
क्या बचा फिर? 25 से 1000 काटेंगे 40 बार, तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, 40। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन है, मुश्किल सवाल नहीं था, हालांकि ये भी मेंस के पेपर में आया था। आगे चलेंगे स्टूडेंट, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 47। ये जो है एक एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं आईसीआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का। बताइए, यह पाइप से पानी भरने वाला सवाल, यह पाइप से पानी भरने वाला सवाल है। बताइए रवि शुक्ला सर 154 कैसे और 2500 समझ नहीं है बेटा, आएगा भी नहीं बेटा तुम्हें रवि शुक्ला समझ में, तुमने पढ़ाई नहीं है ना, तुमने लेक्चर मिस कर दिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। मैंने ट्रिक समझाई थी, ट्रिक समझाई थी। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां रेडियस है 350, 350 मतलब 7 का 50 गुना। अगर 7 का 50 गुना है तो एरिया होगा 50 का स्क्वायर, 2500 गुना। रेडियस 7, एरिया 154। रटो, समझाया था भैया सिलेंडर की शुरुआत में ही। कैलकुलेशन अगर कम करनी है, अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो यही करोगे। ये बताइए बच्चे, क्यूबॉइड वाले शीट में भी मैंने आपको कराया था बेटा पाइप वाला सवाल, ये पाइप वाला सवाल ही है। हां जी, वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए पाइप और डायमीटर 0.14 मीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। व्हाट द टाइम इन आवर्स, कितना टाइम लगेगा आवर्स में, इन विच, जिसमें वाटर लेवल इन द टैंक विल राइज बाई 7 सेंटीमीटर, जिससे टैंक में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? आंसर पूछा है घंटों में। मैंने मान लिया कि टी घंटे लगेंगे, मान लिया कि टी घंटे लगेंगे मेरे भाई, टी आवर्स लगेगा, तो मुझे यहां से टाइम निकालना है। सवाल मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक यानी कि क्यूबॉइड मान लीजिए। हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये हमारे पास बच्चों ये रेक्टेंगुलर टैंक है जो 60 मीटर लंबा है, 44 मीटर चौड़ा है। 60 मीटर लंबा और ये 44 मीटर चौड़ा है। अब इसमें पाइप के थ्रू हम पानी भर रहे हैं, ठीक है ना, हम एक पाइप से इसमें पानी भरते हैं। ये जो है मेरे दोस्तों पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप से इस टैंक में पानी भरते हैं, इस रेक्टेंगुलर टैंक में पानी भरते हैं। तो ये जो है पानी इसमें भरा जा रहा है। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, पानी हम भर रहे हैं, पाइप से पानी भर रहे हैं। तो बोला है कितने घंटों में टैंक में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। अब देखिए ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो पानी का लेवल हमें बढ़ाना है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, तो 7 को 100 से भाग करेंगे तो 0.07 मीटर, इतना पानी का लेवल बढ़ना चाहिए मेरे भाई। ये जो पाइप है, वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 0.14 मीटर। एक पाइप से पानी बह रहा है जिसका व्यास 0.14 मीटर है। व्यास शब्द बोल दिया तो आप समझ जाइएगा कि सर्कुलर पाइप है ये, यानी कि सिलिंड्रिकल पाइप है। इसका डायमीटर 0.14 है, तो इस पाइप की रेडियस कितनी होगी? रेडियस क्या होगी? 0.14 का आधा यानी कि 0.07। तो ये रेडियस 0.07 होगी मेरे भाई, मीटर, 0.07 मीटर। इस पाइप से जो पानी फ्लो हो रहा है वो 1.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रहा है। 1.25, देखो 1.25 को आप क्या लिख सकते हो? 5/4, क्योंकि 1 प्लस 0.25 होता है 1/4, यानी कि 5/4 लिख लो। तो 5/4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पाइप से पानी फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर। इसका मतलब क्या है कि
इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में 5/4 मीटर लेंथ का पानी पाइप से बाहर निकलता है। भाई आप एक पाइप लीजिए मेरे भाई, पाइप लीजिए जिसका रेडियस हो 0.07 और जिसकी लंबाई हो 1.25 मीटर। इसमें पानी भर लो तो इसमें जितना पानी आएगा वो पानी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 5/4 मीटर लंबाई के बराबर पानी पाइप से बाहर निकलता है और टैंक में गिरता है। क्लियर है? पानी की स्पीड का मतलब 1 सेकंड में 1.25 मीटर लेंथ पानी बाहर निकल जाता है पाइप से। तो पूछा कितने घंटों में टैंक में वाटर लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाए घंटों में। मैंने मान लिया कि टी घंटों में बढ़ जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि इस रेक्टेंगुलर टैंक में पानी का वॉल्यूम और टी घंटे में इस पाइप से जो पानी निकलेगा, भाई पानी जो आ रहा है टैंक में पाइप से आ रहा है, तो इस पाइप से टी घंटे में जो पानी निकलेगा टी आवर्स में, उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। केवल वॉल्यूम बराबर कर दो। अब टैंक का वॉल्यूम होता है एलबीएच, यानी कि लंबाई 60 है, लंबाई 60 है, चौड़ाई 44 है और हाइट जो है मेरे भाई 0.07 है, 0.07। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 सेकंड में 5/4 मीटर लेंथ के बराबर पानी आता है। तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड में पाइप से कितना पानी आएगा? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 0.07 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 0.07 है। 0.07 का स्क्वायर मतलब 0.07 इंटू 0.07, ऐसे लिख लीजिए, इंटू 1 सेकंड में पाइप से 5/4 मीटर पानी बाहर आता है, इंटू 5/4 मीटर, ये 1 सेकंड में पानी बाहर आया। तो आप मुझे बताओ टी घंटे में पाइप से कितना पानी बाहर आएगा? अगर 1 सेकंड में इतना पानी बाहर आ रहा है तो 60 सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा? 60 से गुणा करेंगे। 60 सेकंड में पाइप से इतना पानी बाहर आएगा 60 सेकंड में। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। 1 मिनट में पाइप से इतना पानी निकलेगा 1 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 60 मिनट में पाइप से कितना पानी बाहर निकलेगा? 60 से गुणा कर दीजिए, 60 से गुणा और कर दो, 60 से गुणा, यानी कि ये हो गया 1 घंटा। 1 घंटे में पाइप से इतना पानी बाहर निकलेगा। सेकंड को 60 से गुणा किया, 60 सेकंड आ गया, 60 सेकंड 1 मिनट, 1 मिनट को 60 से गुणा किया, 60 मिनट आ गया, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में पाइप से इतना पानी बाहर निकलेगा। तो आप मुझे बताओ टी घंटे में पाइप से कितना पानी बाहर निकलेगा? फिर टी घंटे में पूरा जो है टैंक भर जाएगा, टी से गुणा। टी घंटे में पाइप से इतना पानी बाहर निकलेगा, टी से गुणा। तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में सवाल आपको करना है। टैंक का वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच, 1 सेकंड का आएगा भैया, फिर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिनट का आएगा, फिर 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे 1 घंटे का आएगा, फिर टी घंटे में कितना पानी भरा जाएगा भाई? टी से गुणा करोगे, अब इक्वल होगा। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। बताओ क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया मेरे भाई? क्या ये समझ आ गया? निधि यादव कह रहे हैं R.7 रहेगा। जी निधि यादव, मैं आपकी पीड़ा जानता हूं। डायमीटर है 0.14, 0.14 को 2 से डिवाइड करने पर निधि यादव कह रही है 0.7 आएगा। है ऐसी कह रही हो आप निधि यादव जी? देखो बेटा, these guys have a mindset to get government job. They can't even divide 0.14 by 2. है ना? ये अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, ये 2 की 0.7, अगर मैं इस हिसाब से 2 की 0.7 में गुणा करूंगा तो 1.4 आना चाहिए। ये तो 0.14 है? अरे बहन, 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 0.07 आएगा, 2 डिजिट।
सवाल में यह बोला गया है वह समय बताओ जिसमें टैंक में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मैंने और आंसर बताना घंटे में, स्ट्रिक्टली आंसर घंटों में पूछा है तो घंटे में ही निकालना। घंटे में निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा गुणा भाग, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। तो मान लिया कि टी घंटे में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो टैंक का वॉल्यूम एल गुणा बी गुणा एच। अब इस पाइप से पानी भर रहे, पाइप 1 सेकंड में 5/4 मीटर भरता है, तो पहले आप 1 सेकंड में भरा पानी निकालो। 1 सेकंड में भरा पानी आ गया पाई आर स्क्वायर एच। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना पानी भरा आ गया। फिर मैंने 60 से गुणा कर दिया, 60 से गुणा कर दिया तो 60 सेकंड आ गया। 60 सेकंड कहा होता है 1 मिनट, ये तो जानते हो, ये भी नहीं जानते होंगे। फिर मैंने 60 से गुणा कर दिया तो 60 मिनट का पानी आ गया। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो मुझे चाहिए टी घंटे में भरेगा, फिर मैंने टी से गुणा कर दिया तो टी घंटे में इतना पानी भरा जाएगा। क्लियर है बेटा? देश सुरक्षित हाथों में है नहीं। अब तो देश की दुर्गति है ही। देश की असली दुर्गति तो उस दिन होगी जिस दिन ये पीढ़ी जाकर तुम्हारे हाथ में देश आएगा। असली दुर्गति उस दिन होगी। आप लोग, हमारे भारत की आज जब से भारत देश का इतिहास बना है, सबसे कमजोर पीढ़ी है, सबसे कमजोर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली यूजलेस पीढ़ी है, यूजलेस। ये जो इंस्टाग्राम वाली पीढ़ी है ना, यूजलेस। कोई कलेजा नहीं, कोई मेहनत की भावना नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं, कोई मेहनत करने की भावना नहीं। ये आया, ठीक है जी। अब बस यहां से कैलकुलेशन करने, काटा कूटी करनी है। 0.07 से 0.07 कट जाएगा। 22 से 44 आपका 2 बार कट जाएगा जी, 2 बार। देखो यहां पे 2 जीरो, 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 2 जीरो से डेसिमल कट गया। 7 से आपका 7 भी कट जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी, ओके। उसके बाद 6 चिंग 36, 4 से आपका 36, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला गया। 5 से आपका 60, 12 बार चला जाएगा। 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9 चला जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8/3, ये 4 दूनी 8, ये 3 आ गया, 8/3। ऐसे एक एक चीज काटनी है, काटना पड़ेगा। 8/3, 8/3 घंटे, ये आ गया। 8/3 का मतलब 2 सही 2/3, ए ऑप्शन, 2 सही 2/3। इमोशनल तो है बट फिजिकल नहीं है। नहीं, इमोशनल का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कलेजा नहीं है। मम्मी ने थोड़ा सा डांट दिया, जाके फांसी लगा ली। आईआईटी में फेल हो गया, मास्टर ने बोला कि 1 घंटे डांट दिया, फांसी लगा ली। ये इमोशनली वीक कह रहा हूं मैं। हमारे देश में गेहूं की रोटी नहीं होती थी, बाजरे की रोटी खाते थे। इंतजार करते थे, घर में कोई रिश्तेदार आया तो आज गेहूं की रोटी बनेगी, एक आध रोटी बच जाएगी। मेरे पापा बताते हैं एक आध रोटी बच जाएगी तो खाने को मिल जाएगी। ये समय था। तो वो आज के टाइम पे खाना पसंद है, मम्मी ने खाना जो है अच्छा नहीं लगा, बच्चे ने जाके सल्फास की गोली खा ली, चूहे मारने की दवाई पी ली। ये कलेजा कमजोर हो गया, कलेजा, कलेजा नहीं है। मतलब जो पहले जनरेशन थी वो सनी देवल वाली जनरेशन थी, सनी देवल मर्द। अब जो कार्तिक आर्यन वाली आ गई है, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन वाली, ये ऐसी। ये बेटर कंडीशन में है देश। असली तबाही तो उस दिन होगी जिस दिन आपके हाथों में आएगा। कोई ट्रिक नहीं है बेटा, यही करना पड़ेगा और कोई ट्रिक इस सवाल की नहीं है। बात कड़वी है पर सच यही है। ठीक है, और कोई ट्रिक नहीं है भाई कि आप इसका कोई फॉर्मूला रट लो या कोई मल्टीपल वगैरह चेक कर लो, नहीं, पूरा करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, समय लगेगा बस थोड़ा सा, ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन है भाई, सिलेंडर का सवाल नंबर 48, कटिंग वाला, इसमें और दिमाग लगाना है। कटिंग वाले सवालों में थोड़ी परेशानी होती है, वो किसमें सोचना पड़ता है। ये लेटेस्ट सवाल है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में आया 2024 में, करके बताइए जी इसका क्या आंसर है। ठीक है, जल्दी बताओ। ए सिलेंड्रिकल कैविटी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ ये सेंटीमीटर है बेटा। ए सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 2 सेंटीमीटर मेड एट वन एंड ऑफ अनदर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारे पास, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है मेरे भाई वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनिएगा, सॉलिड सिलेंडर है बेटा, खोखला नहीं है, सॉलिड सिलेंड्रिकल है, ठीक है जी। अब बोलो, ए सिलिंड्रिकल केविटी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 2 सेंटीमीटर इज मेड एट वन एंड ऑफ अनदर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन है, जिसकी रेडियस 5, हाइट 7 सेंटीमीटर है। इसके एक छोर पे, चाहे टॉप पे चाहे बॉटम पे, कहीं भी बना लो, एक सिलिंड्रिकल केविटी बनाई जाती है। केविटी मतलब एक तरीके से गड्ढा, एक सिलिंड्रिकल केविटी बनाई जाती है इस तरीके से, ये सिलिंड्रिकल केविटी बनाई जाती है इस तरीके से, गड्ढा खोद दिया जाता है 3 सेंटीमीटर रेडियस का और 2 सेंटीमीटर गहरा। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का और ये 2 सेंटीमीटर गहरा एक गड्ढा खोद दिया जाता है 2 सेंटीमीटर गहरा। तो जो अब सॉलिड बचेगा, यानी कि ये मैंने छेद करके निकाल दिया, इस सिलेंडर में से मैंने ये छेद करके निकाल दिया, एक सिलिंड्रिकल केविटी छेद करके ऐसे निकाल दी। तो भैया सर मैं 12th पास हुआ हूं, सीजल निकाल सकता हूं क्या? दिनेश वर्मा जी 12th पास, सीजल का पेपर ही नहीं दे सकते, ग्रेजुएशन चाहिए उसके लिए। जो डाउट में होता है कि मैं ये कर सकता हूं क्या, उसका नहीं होता बेटा, जिसको करना होता है उसको डाउट आता ही नहीं ना, वो कभी किसी से पूछता है। सिलेंडर है, इसकी रेडियस 5 है, हाइट 7 सेंटीमीटर, इसके एक छोर से एक सिलिंड्रिकल केविटी, ऐसे छोटा सा सिलेंडर काट दिया जाता है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, 2 सेंटीमीटर गहरा डेप्थ का। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो रिमेनिंग सॉलिड है, ये मेरे भाई रिमेनिंग सॉलिड बचा इसमें, ये रिमेनिंग सॉलिड है, समझ भाई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम, ये रिमेनिंग सॉलिड है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बताइए जरा आप मुझे, बताओ कौन करेगा? ये हमने छेद करके निकाल दिया अलग, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आंसर पाई में ही बताना है। तो भैया टोटल सरफेस में जो भी आप टच कर सकते हो, जो भी मेरे दोस्त आप टच कर सकते हो, वो निकाल दीजिए, जो भी आप टच कर सकते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, आप ये टच कर सकते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यू कैन टच दिस, आप इसको टच कर सकते हैं सिलेंडर का, सॉरी इसको दिखाता हूं ना, ये आप ये टच कर सकते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, 2πRH, 2πRH प्लस, सॉरी 2πRH, रेडियस यहां पे 5 है, हाइट 7 है, 2π5 गुणा 7, क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी? 2πRH प्लस
आप ये नीचे वाला सर्कल सॉलिड है, नीचे वाला सॉलिड सर्कल टच कर सकते हो, ये नीचे वाला सॉलिड सर्कल आप टच कर सकते हो, आप नीचे वाला ये सॉलिड सर्कल टच कर सकते हो, पूरा का पूरा सॉलिड है। क्या हो जाएगा इसका एरिया? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस, ऊपर आइए मेरे भाई, जब आपने ऐसे सिलिंड्रिकल इसमें छेद कर दिया तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, आप लोग सब बच्चे ध्यान सुनना, जब आपने इसे छेद करके कर दिया तो आप उंगली डाल के ये टच कर सकते हो क्या? आप उंगली डाल के ये टच कर सकते हो क्या? आप बोलोगे हां जी सर ये टच कर सकते, उंगली डाल के टच कर सकते। छोटे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी उंगली ऐसे डाल के टच कर सकते हो, यानी कि 2 पाई आर एच। दिमाग लगाना है मेरे भाई, दिमाग लगाना है, 2 पाई आर एच। ये जो छोटा सा है इसकी रेडियस 3 है, हाइट 2 है, 2 पाई आर एच। अब आप कहोगे सर अगर मैं ऊपर वाले सर्कल को देखूं, ऊपर वाले सर्कल को देखूं मेरे भाई, सॉलिड था लेकिन सर ऐसे मैंने छेद कर दिया, ऐसे छेद कर दिया, सिलिंड्रिकल छेद कर दिया, तो सर यही सॉलिड रहा, यही तो सॉलिड रहा, ये तो छेद हो गया। अगर आप ऊपर देखो, ऊपर वाले सर्कल, केवल सर्कल को देखो, ऊपर वाले सिलेंडर को ध्यान से देखना, तो आपको कैसे दिखाई देगा? ऊपर वाले सिलेंडर का सर्कल है, यहां बीच में से ड्रिल कर दिया मैंने, ऐसे बीच में से ड्रिल कर दिया तो खोखला हो गया। आप कहोगे सर ये खोखला हो गया, लेकिन मेरे भाई ऊपर से तो खोखला हुआ, यहां से तो हो गया खोखला, लेकिन सेम एरिया क्या नीचे नहीं बन गया? ये सेम एरिया क्या नीचे नहीं बन गया सॉलिड? ये दिखाई दे रहा है, यानी कि जितना ऊपर से कम हुआ उतना ही सेम एरिया नीचे उंगली डाल के इसे टच कर सकते हो, उतना सेम ये बन गया। मान लो अभी मान लीजिए रिमोट है, रिमोट में मैं ड्रिल करता हूं तो देखो यहां हो जाएगा खोखला, लेकिन उंगली डाल के सेम अंदर सामने बन जाएगा, सेम सामने, यानी कि फर्क कोई नहीं पड़ा भाई। जितना एरिया ऊपर से डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, उतना ही एरिया ये अंदर बन गया मेरे भाई। यहां पे ये अंदर बन गया, बच्चे बन गया कि नहीं बन गया? जितना ऊपर से डिलीट हुआ दोस्त, ये जितना ऊपर से डिलीट हुआ ये वाला, सेम उतना ही ये अंदर बन गया, सेम उतना ही ये अंदर बन गया, यानी कि फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? यानी कि ऊपर वाले सर्कल की रेडियस 5 है तो पाई 5 स्क्वायर, पाई 5 स्क्वायर ही रहेगा, पाई 5 का स्क्वायर ही रहेगा। ये आएगा भैया आंसर। 5 दूनी 10 सत्ते 70, 25 25 50, तो 70 50 120, 2 तिया 6 दूनी 12, 120 में 12 जोड़ूंगा 132 पाई, तो 132 पाई रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा, डी ऑप्शन 132 पाई। 107 नहीं है, 132 पाई है आंसर। बहुत ज्यादा कॉमन सेंस लगा पाने वाले बच्चे इसको कर पाएंगे। ये मैंने सवाल पे यूट्यूब पे भी सॉल्व कराया, क्योंकि मैं आपको पता है कि हर एग्जाम के बाद मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूं। 2% बच्चों ने सॉल्व किया है, मात्र 2% बच्चों ने। हमारे पास बड़ा सिलेंडर था, ऐसे ड्रिल करके मैंने छोटा सा सिलेंडर काट दिया, तो अब जो सॉलिड बचा उस सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो जो भी आप टच कर सकते हो, जो भी आप टच कर सकते हो वो सब जोड़ जाड़ लो, वो आ जाएगा एरिया। आप ये टच कर सकते हो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, आप नीचे वाले सर्कल, सॉलिड है, नीचे वाला सर्कल का एरिया टच कर सकते हो ऊपर। जब मैंने ऐसे ड्रिल किया तो भैया ये छोटे सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हो, ये आ गया। अब जब मैं ऊपर देखूंगा बड़े वाले सिलेंडर को, तो ऊपर सिलेंडर का जो टॉप होता है सर्कल होता है, ये सर्कल है मेरे भाई, ये सर्कल। अब मैंने इसमें ऐसे बीच में ड्रिल कर दिया ऐसे, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है, मैंने जो ड्रिल किया है उसकी रेडियस 3 है, बड़े वाले की 5 है, जो नीचे रेडियस ड्रिल किया है वो 3 है मेरे भाई। अरे प्राची सुनो तो सही, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ मेरे दोस्त। जब आप ड्रिल करोगे तो ऊपर वाले सर्कल की रेडियस 5, ये ड्रिल करोगे इसकी रेडियस 3 है, तो यही सॉलिड रहेगा। आप कहोगे सर ये एरिया लेना है, केवल हमें ये वाला एरिया लेना है। सर ये वाला एरिया तो डिलीट हो गया, ये कहना चाह रहे हो, लेकिन ये जो एरिया डिलीट हुआ है जब आपने ड्रिल करा सेम टू सेम, तो ये एरिया सेम टू सेम इतना एरिया यहां बन गया, ऊपर से डिलीट हुआ नीचे सेम बन गया, ऊपर से डिलीट हुआ नीचे सेम बन गया।
अरे राक्षसों, आया समझ में कि नहीं? यस विक्की कुमार। ये वाला मेरे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाले सर्कल का एरिया, इस छोटे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ध्यान से अगर देखोगे, ये ऊपर देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि यहां से हो गया ड्रिल, ये एरिया बचा, ये डिलीट हो गया, लेकिन ये जितना डिलीट हुआ ऊपर से सेम नीचे बन गया, यानी कि ये एरिया डिलीट नहीं हुआ, सेम नीचे बन गया। तो यानी कि आपको पूरा ही सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा, और पूरे सर्कल की रेडियस कितनी है? 5, इसलिए ये पाई 5 स्क्वायर जुड़ेगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल एक एक चीज खोल के बताई है, बहुत स्मार्ट है तो इतना बच्चा लिखेगा ही नहीं। बड़े सर्कल का बेटा, बड़े सर्कल का, बड़े सर्कल का। ठीक है जी। ओके, बड़े सर्कल में से ये ऊपर का डिलीट हो गया ना, मन में यही तो डाउट आ रहा है कि सर बड़ा सर्कल है, आपने ड्रिल कर दिया तो बीच ये बड़ा सर्कल है, इसके रेडियस है 5, आपने ऐसे बीच में ड्रिल कर दिया, तो ये वाला सर बचा है सॉलिड, ये एरिया लीजिए। अब ये ऊपर से डिलीट हो गया ना, खोखला हो गया, लेकिन जब मैंने ड्रिल किया तो सेम इतने ही सर्कल का, सेम 3 सेंटीमीटर सर्कल का एक ये अंदर बन गया। ये वही बात है कि 1 रुपया देके दूसरे से 1 रुपया ले लिया। ठीक है भाई, तो यानी कि ऊपर से डिलीट हुआ, नीचे सेम बन गया, तो ये एरिया डिलीट नहीं हुआ अल्टीमेटली, तो पूरा बड़े सर्कल के लिए लेना पड़ेगा इसकी रेडियस। अरे भाई, नीचे वाले सर्कल की रेडियस 5 है, तो ऊपर वाले बड़े सर्कल की रेडियस भी तो 5 होगी। यार कैसी बात करते हो यार तुम, इतनी बुद्धि नहीं है क्या तुम लोगों में? अरे स्मॉल बेलन का कर्व सरफेस एरिया ये रहा भाई, ये लिखा तो है यार, 2 पाई RH, 2 पाई, रेडियस 3 है, हाइट इसकी 2 है। रवि शुक्ला, तुम हो पागल, बेवकूफ, गधे, कूड़े, कचरे, धरती बोझ, तुम्हें नहीं आता कुछ भी, यूजलेस। ठीक है जी, चलो फिर से रिपीट करके देखना, इसी के साथ ये खत्म होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अब, कौन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कौन, हिंदी में इसको कहते हैं शंकु, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शंकु। केशव, कि बर्थडे की कैप रखी है क्या हमारे पास? हैं? बर्थडे मनाते हैं मेरे भाई आप, तो उसमें ये पहनते हैं ना आप टोपी, सर पे टोपी पहनते हैं, तो जो हम सर पे टोपी पहनते हैं उसे कहते हैं कोन। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया। तो आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रही है, ये एक कोन है, यानी कि कोन का जो बेस होता है, ये कोन का बेस है, कोन का बेस जो है वो सर्कल होता है। तो कोन का जो बेस है मेरे भाई, ये कोन का बेस सर्कल होता है। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो बर्थडे पे जो हम सर पे टोपी लगा के फोटो खिंचाते हैं उसे हम कोन या शंकु कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? कोन का बेस सर्कल होता है, और मान लीजिए सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, मान लीजिए सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। क्लियर है? कोन नीचे से मेरे भाई सर्कल दिखता है, ऊपर देखे जाओगे तो छोटा होता जाता है ऐसे, और ऊपर जाके एकदम पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड। तो जो ऊपर वाला ये पॉइंट है, इससे हम एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एपेक्स। हिंदी में इसको कहते हैं मेरे भाई शीर्ष, शंकु का शीर्ष।
क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर समझ में आई। क्लियर है? अब मेरे भाई अगर मैं कोन के एपेक्स और नीचे का बेस जो है, पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा फिर सवाल करेंगे, तो आज कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं शंकु के एपेक्स और बेस जो है सर्कल, इस सर्कल के सेंटर को मिलाऊं तो ये वाली जो लाइन कहलाती है, ये लाइन होती है एक्सिस ऑफ कोन। ये लाइन होती है एक्सिस ऑफ कोन। ये लाइन क्या होती है? एक्सिस ऑफ कोन। इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ कोन कहते हैं, हिंदी में कोन की अक्ष, शंकु की अक्ष। समझ में आया? आप बोलोगे हां। इस लाइन का नाम है बेटा, ये इस लाइन का नाम है शंकु की अक्ष, एक्सिस ऑफ कोन। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो हम जो टोपी पहनते हैं वो कोन कहलाता है। सॉलिड भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक है जी। शंकु का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है बच्चों। हाँ। ऊपर जो है, ऊपर जैसे जाते 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 शंकु पॉइंटेड होता जाता है, और ये मेरे दोस्तों कोन का एपेक्स या शीर्ष कहलाता है। तो कोन के एपेक्स और ये जो बेस सर्कल है, सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कोन की एक्सिस या शंकु की अक्ष कहलाती है। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे बात समझिएगा मेरे भाई। लेकिन इस एक्सिस की जो लंबाई है, इस एक्सिस की जो लंबाई है मेरे भाई, ये जो लेंथ है, ध्यान सुनेगा, इस एक्सिस की जो लंबाई है वो कहलाती है कोन की हाइट, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी। बेस है सर्कल, सर्कल के सेंटर से एपेक्स तक की जो दूरी है वो कोन की हाइट कहलाती है, हिंदी में कहते हैं ऊंचाई। ये हाइट हो गई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। मुझे लगता है यहां तक सभी को समझ में आया है। ठीक है जी। तो कोई कोन का टॉप है एपेक्स, सॉरी, ये कोन का टॉप है मेरे भाई, और ये कोन का बेस है सर्कल, उसके सेंटर की जो दूरी है ये कोन की हाइट कहलाती है। आगे चलेगा मेरे भाई। साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है सभी को। ये कोण जो है 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ऐसा नहीं अब आप ऐसे बनाने लगो सर ये कौन है, ये कौन है सर, ये कौन नहीं है भाई। ये और ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट कोन, ये कोन है मेरे भाई, राइट सर्कुलर कोन जिसे बोलते हैं। ठीक है? अब 90 डिग्री के सामने ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है मेरे भाई, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसे बोलते हैं कोन की स्लांट हाइट। इसे कोन की स्लांट हाइट कहते हैं, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में इसका नाम है तिर्यक ऊंचाई। तो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में फर्क है। ऊंचाई मतलब ये सेंटर से एपेक्स तक की डिस्टेंस, और ये मेरे भाई कोन की इस तरीके से जो टेढ़ी लेंथ है इसे बोलते हैं स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है? और इसको एल से डिनोट करते हैं। इसको मेरे प्यारे भाई स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। पिरामिड, ओशिक विश्वास पिरामिड। ठीक है? तो भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कोन के बेस की रेडियस है, ये हाइट है, और ये इसकी स्लांट हाइट है। 90 डिग्री का कोण है, और जहां 90 डिग्री का कोण आएगा वहां क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने ये एल है, तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आप अंडर रूट ले लीजिए दोनों तरफ से, तो एल बराबर क्या आएगा मेरे भाई? एल बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आएगा मेरे भाई? एल बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी? ये आ गया मेरे भाई।
पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर आपको हाइट या रेडियस दी है तो आप स्लैंट हाइट कोई भी दो लेंथ आपको दी है तो तीसरी अपने आप आ जाएगी। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सपोज मेरे भाई मुझे हाइट दी हुई है, मुझे स्लैंट हाइट दी हुई है, या मुझे मान लीजिए स्लैंट हाइट दी हुई है, मुझे रेडियस दी हुई है, मुझे हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे आएगी? एच निकालना है तो एच कैसा आएगा? वो भी पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। एच बराबर आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है भाई। एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ओके ना, आगे चलते हैं मेरे भाई। कोई डाउट नहीं? किसी भी कोण का जो वॉल्यूम होता है या आयतन होता है, कोण का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है, शंकु का जो वॉल्यूम या आयतन होता है उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि बेस का एरिया इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया सी एस से हिंदी में लिख लेंगे कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताओ बच्चों कोण के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मेरे भाई, जैसे आप बर्थडे पे टोपी पहनते हो, टोपी पहनते हो बर्थडे पे, फोटो खिंचवाते हो, तो भाई ये जो है सरफेस, ये जो सरफेस है ये वाला, ये कोण का कर्व सरफेस कहलाता है। यानी कि नीचे वाले सर्कल का एरिया नहीं लेना, नीचे वाले सर्कल का एरिया नहीं लेना। तो नीचे वाले सर्कल का एरिया नहीं लेना है तो पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो आर निकालना हो तब देखो, आर निकालना है तो ये हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। यहीं से तो आ जाएगा भाई फॉर्मूला। तो कोण के कर्व सरफेस का फॉर्मूला पाई आर एल मेरे भाई। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट्स में मुझे बताना कितने बच्चों को यह पहले से पता है। इसमें होंगे रोहित कुमार, इसी में होंगे, मल्टीपल पार्ट में कट कर देने वाले सवाल ना इसी में होंगे। कितने बच्चों को यह फॉर्मूला पहले से याद है सारा? और वो भी बच्चे बताओ कि सर हम तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ये ऐसी कुछ चीज होती भी है। My question is that I have just passed and I want to do graduation. Which subject should I select? Anjali Kumari, I am not an expert to give you advice what subject you should select in your graduation program. You better know. If you know your interest, then go accordingly. If you like maths, physics, do BSc. If you doesn't like and maths and physics, go for BA. काफी सारे बच्चों को पता है, वेरी गुड। ठीक है, तो कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपकी मजबूरी है कि आपको एल मतलब स्लांट हाइट निकालनी ही पड़ेगी। एल मतलब स्लांट हाइट निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या है मेरे भाई? बताओ जल्दी से, यहां लिख लेते हैं। कोण का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हिंदी में लिख लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो किसी भी फिगर के टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप जो भी टच कर सकते हो, जितनी भी सतह आप टच कर सकते हो, जो टच कर सकते हो, उन सबके एरिया को ऐड कर लीजिए। टोटल 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 कर लीजिए, उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। अब जैसे शंकु है तो आप मेरे भाई ये कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हो, आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन ये जो इसका बेस है सर्कल, ये सर्कल भी सॉलिड है, आप सर्कल भी टच कर सकते हो, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, प्लस
एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई। प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा जी? कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आपको याद ही होगा। तो अगर मैं यहां से पाई आर कॉमन ले लूं, अगर पाई आर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है जी। समझ में आया? तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ना अगर आप इस कोण को ध्यान से देखेंगे तो इसका एपेक्स से एपेक्स में एंगल बन रहा है मेरे भाई, ये एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है। आप जानते हैं दो लाइन के बीच में जो झुकाव होता है उसे एंगल पे कहते हैं। ये मैंने इसकी एपेक्स खींची, ये मैंने इसकी एपेक्स खींची मेरे भाई, तो इस एंगल के दो हिस्से हो गए, इस एंगल के दो टुकड़े हो गए मेरे भाई। ध्यान सुनेगा, ये एंगल दो हिस्सों में, अगर ये एल्फा है तो ये भी एल्फा ही होगा, है ना। तो एपेक्स हाफ ऑफ कर देता है, एपेक्स से जितना राइट में वैसा ही लेफ्ट में, एपेक्स के जैसा राइट में बिल्कुल वैसा ही लेफ्ट में। रीजनिंग का इस्तेमाल करिए। तो इस एल्फा को बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। इस एल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वर्टेक्स एंगल, या हिंदी में अर्ध शीर्ष कोण। तो कभी सेमी वर्टेक्स एंगल नाम बोले तो घबराना नहीं है, शीर्ष कोण जो बन रहा है उसका आधा, सेमी वर्टेक्स एंगल। ठीक है जी। अन्वेष कह रहे हैं सर जी थोड़ा वॉल्यूम में 1/3 कैसे आता है, प्लीज थोड़ा समझाना। हाँ देखो, ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये आता है बेटा इंटीग्रेशन से। अगर आपने 12वीं क्लास पढ़ी है तो पहले आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, फिर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेशन में मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको इंटीग्रेट करके प्रूफ करना सिखाया जाता है। तो ये वहां से आता है मेरे भाई, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। ट्यूशन का मास्टर 3 से 4 महीने सिखाता है। 3-4 महीने सिखाने के बाद सबसे एंड में, हमारे यूपी बोर्ड में सबसे एंड में ये चीज प्रूफ करवाई जाती है, जो बोर्ड के पेपर में भी आते हैं 12th क्लास में। ठीक है ना, कोई सिंपल जो है नहीं। प्रैक्टिकल आप इसका देख सकते हो मेरे भाई, प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा कि जैसे आपके पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर में 3 लीटर पानी भर लो, ये सिलेंडर लो, इसमें 3 लीटर पानी भर लीजिए। अगर आप इसमें कोन बना दोगे ना मेरे भाई तो कोन में 1 लीटर पानी आएगा, इस कोन में 1 लीटर पानी ही आएगा। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पाई आर स्क्वायर एच है, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, सिलेंडर में अगर 3 लीटर पानी है ना तो कोन में ना 1 लीटर ही पानी होता है, नाप तो सकते ही हो। तो इसलिए कोन का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का 1/3 आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। तो जो बच्चा कह रहा है कि सर इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ समझने के लिए तो बेटा आपको कम से कम 3-4 महीने देने पड़ेंगे भाई, 3 महीने बाद समझ में आएगा। उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको समझा दी, इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है ना। हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट में आप ट्रिपलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिपलेट आपको पता ही है ना, ऐसी 3 साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, जैसे कि 5, 12, 13, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 12, 35, 37, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 3, 4, 5,
ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये भुजा आपकी 8 है, ये 15 है, तो ये कितनी होगी? तो आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आपको पहले से याद होना चाहिए कि 8 15 17 होता है। देखो यहां जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो भुजा है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होते हैं 90 डिग्री के सामने। तो 8 और 15, ये तो छोटी भुजाएं 90 डिग्री बनाने वाली होंगी, तो कितना आ जाएगा? 8 15 17 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, लेकिन याद होना चाहिए ये। एक और लिख लो, 11 60 61, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट बोलते हैं, इन्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अब बस सवाल करते हैं। सारी थ्योरी बस यहीं पे है। पहले इस थ्योरी पे सवाल करेंगे, उसके बाद आएगा मेरे भाई अगला टाइप। ये लीजिए पहला क्वेश्चन। इस कौन की शीट में भी 50 सवाल हैं, करो। पहला सवाल है सीपीओ 2023 के पेपर का। दो कोण के वॉल्यूम का रेशियो 11 16 है, रेडियस का रेशियो 3 4 है, हाइट का रेशियो क्या होगा बताइए, जल्दी से बताओ। दो शंकु हैं, उनके आयतन का रेशियो 11 16 है, उनकी बेस की रेडियस का रेशियो 3 4 है, हाइट का रेशियो क्या होगा? वॉल्यूम दिया है। देखो भाई मैंने आपको पढ़ाया, शंकु का आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हम यहां पे रेशियो निकालना चाह रहे हैं, रेशियो, हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं रहे। अब बताइए, 1/3 पाई एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो आना ही है। यानी कि वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे। यानी कि रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे जो है वॉल्यूम डिपेंड करेगा। आपको यहां पे वॉल्यूम का रेशियो दिया है, रेडियस का रेशियो दिया है, तो हाइट के बारे में आपसे पूछा है, तो कैसे आएगा भाई? अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को वॉल्यूम बटे रेडियस के स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड कर दें, तो हाइट का रेशियो आ जाएगा प्यारे बच्चे। यही बात है। वो पुराने चीज भूल जाइए, जैसे आप 9वीं क्लास में करते थे, वो भूल जाओ बेटा, उसको आग लगा दो। हमें हाइट का रेशियो निकालना है, तो हाइट पे ध्यान दो। हाइट आएगा कैसे? वॉल्यूम के अनुपात को ये आर स्क्वायर आ जाएगा बटे में, डिवाइड कर दीजिए। दो कोण है, उनके वॉल्यूम का रेशियो 11 16 है, 11 16। रेडियस का रेशियो 3 4 है। रेडियस का, ये रेडियस का रेशियो है बेटा, त्रिज्या का। हमें चाहिए रेडियस के स्क्वायर का रेशियो। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? 3 4 का स्क्वायर करेंगे ना, रेडियस का रेशियो 3 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इनको डिवाइड कर दो, इन दोनों रेशियो को आप डिवाइड कर देंगे, सिंपल हाइट का रेशियो आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना है बेटा इनको सिंपल। तो 11/9, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया कि दो रेशियो में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11/9। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 9 आंसर आ जाए। आंसर 11 9 आएगा भाई। डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है। आगे चलिएगा, सवाल है आपके सामने दो, करो। हाँ जी बताइए। अब देखो ये सवाल है मेंसुरेशन का, लेकिन कंसेप्ट इसमें लगेगा पूरा त्रिकोणमिति का। करिए जल्दी से।
सवाल बोला है एस किसी कोण के कर्व सरफेस एरिया को व्यक्त करता है, एच हाइट को, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है, तो एस का मान क्या होगा? देखो सेमी का मतलब ही होता है आधा, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि मेरे दोस्त आपका, मान लीजिए कि आपका कोण है ये, ठीक है जी, ये कोण है। अब इस कोण का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ये कोण की हाइट हो जाएगी, हाइट इसमें एच दी है, सेमी वर्टिकल अल्फा दिया है, ठीक है जी। आपसे पूछा है एस कर्व सरफेस एरिया, कोण के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल ये फॉर्मूला होता है, लेकिन आंसर तो एच और अल्फा की टर्म में है, यही है ना। तो भैया मुझे यहां पे रेडियस और स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी एच की टर्म में। कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस से, त्रिकोणमिति से। ये होती है रेडियस, ये है स्लांट हाइट, ये 90 डिग्री का कोण है मेरे भाई, 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? हमें यहां पे रेडियस भी चाहिए, स्लांट हाइट भी चाहिए। बताओ ये एंगल है अल्फा, जिनको त्रिकोणमिति नहीं आती वो सवाल को स्किप कर दो, बाद में समझना। इस कोण अल्फा के लिए सामने वाली साइड रेडियस परपेंडिकुलर है, और अल्फा से सटी हुई जो साइड है वो बेस है। बताओ परपेंडिकुलर और बेस, आधार, लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है? 10। तो 10 अल्फा बराबर क्या आएगा मेरे भाई यहां से? आर बटा एच, यानी कि आर बराबर आ गया एच 10 अल्फा, आर बराबर एच 10 अल्फा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर ये आ जाएगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं। ऐसे ही इस कोण अल्फा के लिए एच आपका बेस है, लेकिन 90 डिग्री के सामने एल हाइपोटेनस है। अल्फा के लिए देखा करो ना, अल्फा के लिए एच क्या है? बेस। एल क्या है? हाइपोटेनस, कर्ण। बेस और कर्ण में, बेस और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? कॉस, क्योंकि कॉस अल्फा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा क्या आएगा जी? कॉस अल्फा के लिए एच आपका बेस है और एल हाइपोटेनस, एच बटे एल। यहां से एल बराबर आ जाएगा एच बटे कॉस, कॉस एल ऊपर जाएगा, कॉस नीचे, एच बटे कॉस अल्फा। एक बटे कॉस होता है सेक, तो एल बराबर आ जाएगा एच सेक अल्फा। ये एल की वैल्यू आ गई एच सेक अल्फा। तो मैंने रेडियस निकाला, स्लांट हाइट निकाला, ये वैल्यू यहां रख दो। ये वैल्यू यहां रख देंगे तो पाई एच 10 अल्फा एच सेक अल्फा रखेंगे तो एच गुणा एच स्क्वायर आ जाएगा, तो पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा सेक अल्फा, पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा सेक अल्फा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर है यहां पे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, सवाल है आपका यहां पर तीसरा, करो। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर में सवाल आया है, ये जल्दी से बताइए। एक शंकु का कर्व सरफेस एरिया बताओ, अगर इसकी स्लांट हाइट 54 है, बेस की रेडियस 21 है। कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा अगर स्लांट हाइट 54 है, बेस की रेडियस 21 है? मेरे सामने ऑप्शन है। तो भाई ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है। कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 21 है और स्लांट हाइट 54 है, पाई आर एल। फॉर्मूले में वैल्यू रख लो, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन। 22 में क्या आ रहा है? 11 का मल्टीपल भी आएगा, 7 तिया 21, 2 तिया 6, चौक 24, एंड में 4 आएगा, ये आंसर है। 3564 आंसर हो गया। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर। आइए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर है 4, बताओ। शीतल का सवाल बोला है, एक शंकु के आधार की परिधि 88 है, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसके बेस की सरकमफरेंस 88 है, कोन की हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 28 सेंटीमीटर। तो पूछा कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कोन का कर्व सरफेस एरिया बताइए जी, जल्दी करो। सवाल देखेंगे, हमारे पास मेरे दोस्तों राइट सर्कुलर कोन है, जिसके बेस की सरकमफरेंस 88 है, कोन की हाइट जो है वो 28 है। तो आपसे पूछा है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? तो भाई हमें तो यहां पर हाइट दिया, रेडियस निकालनी पड़ेगी।
बिना रेडियस निकाले नहीं होगा। देखो मेरे दोस्तों, कोन का बेस होता है सर्कल, सर्कल की परिधि दी है आपको पता है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 7, तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है। ये रेशियो है, मैं फॉर्मूला लगाते ही नहीं जबरदस्ती में, तो रेशियो लगाता हूं। यहां पे सरकमफ्रेंस दिया 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी यहां पे दुगुना आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगर ये 44 का दुगुना है तो रेडियस भी 7 का दुगुना आ गई 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर आ गई। बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, लेकिन अब भी नहीं हुआ, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। भाई यहां पे कोन की रेडियस कितनी है? 14, 14। इस कोन की स्लांट हाइट, हाइट कितनी है? 28, हाइट 28 है, ये 28 है। आपको चाहिए स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे आएगा? तो स्लांट हाइट आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट आएगा। लेकिन मेरे भाई स्लांट हाइट निकालने का भी आसान तरीका है, यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाने का भी आसान तरीका है। अगर कॉमन होता है ना भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना आसान हो जाता है। भाई ये 14 है, 28 है, 14 कॉमन है, 14 का मतलब 14 गुणा 1, ये है 28। 28 का मतलब है 14 गुणा 2, 28 का मतलब है मेरे भाई 14 गुणा 2, 14 गुणा 2। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, ये है रेडियस 14, ये है आपका 28, 28 मतलब 14 गुणा 2, तो दोनों में 14 कॉमन है। 14 यहां भी आ रहा है, 14 यहां भी आ रहा है, 14 कॉमन है। तो भाई स्लांट हाइट में भी 14 तो आएगा ही आएगा, स्लांट हाइट में भी 14 तो आएगा ही आएगा। भाई यहां भी 14 है रेडियस में मेरे प्यारे भाई, और हाइट में भी मेरे दोस्तों ये 14 है, तो ये स्लांट हाइट में 14 तो आएगा आएगा। आपको केवल 1 और 2 पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी, ये 1 बच गया और ये 2, केवल 1 और 2 पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, केवल 1 और 2 पे लगाओ। तो यानी कि 1 और 2 पे लगाएंगे 90 डिग्री के सामने अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो 14 रूट 5 सेंटीमीटर आ गया। और ये है मेरे दोस्तों असली तरीका पाइथागोरस लगाने का। तो अगर कोई संख्या कॉमन हो जाती है तो ऐसा नहीं कि गधों की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ये कैलकुलेशन टेक्निक है। रेडियस 14 है, हाइट 28 है, 28 का मतलब 14 दूनी 28 है, 14 कम 14, 14 कॉमन है, तो केवल 1 और 2 पे लगाओ 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस आ गया। समीर होता, सर आई कांट अंडरस्टैंड कॉस थीटा फॉर्मूला, डोंट अंडरस्टैंड एंड देन लीव। समीर होता जी, जब आप त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा भाई। अभी मैं कॉस थीटा की कहानी तो खोल नहीं सकता, कॉस थीटा आधार बटे करण होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, वही लगाया भाई हमने। कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, रेडियस मैंने निकाली है 14, और स्लांट हाइट है यहां पर 14 रूट 5। देखो ऑप्शन टेक्निक आप लोग समझ चुके हैं कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा वो चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अब 7 दूनी 14 ही चला गया, तो आंसर में रूट 5 आएगा, यानी कि रूट 3 वाले आंसर नहीं है, ये हट गए, क्योंकि रूट 5 आएगा। अब 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 आएगा, 6 आएगा भाई, यानी कि ये वाला आंसर है बी, 616 रूट 5। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 5, बताओ बच्चों। एमटीएस 2020 के पेपर का क्वेश्चन है। कृष्णा साहू जी क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे जी इसमें, बताओ। मैंने आपको ये बता दो, टेन एल्फा, टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, कॉस एल्फा होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। अब ये चीज लिखने के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए दोस्त, ठीक है जी। अब जिस बच्चे को त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आता वो ये नहीं समझ पाएगा भाई, उसको त्रिकोणमिति की 1 घंटे की क्लास देखनी पड़ेगी। तो जब आप त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ लेंगे ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। जरूरी थोड़ा ना कि हर चीज इंस्टेंट हो, इंस्टेंट नहीं होता बेटा।
ठीक है जी, आगे आ जाइए। ये बताओ, सवाल बोला है एक कोन के बेस का डायमीटर 32 है, एक कोन है उसके बेस का डायमीटर 32 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया 3268 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कोन की हाइट क्या है, बताओ, ये आपसे पूछा है, कौन करेगा? मेरे भाई बताइए जी। मेरे दोस्त कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कोन के बेस का व्यास दिया है डायमीटर 32। अगर डायमीटर 32 है तो रेडियस 16 हो जाएगी, 16। हमें कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया दिया है। हमसे पूछा है हाइट, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो बच्चे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे 16 है, इंटू एल स्लांट हाइट, स्लांट हाइट आ जाएगी। कर्व सरफेस एरिया 3268 सही 4/7। तो 3268 सही 4/7 का मतलब है 3268 प्लस 4/7 प्लस 4/7, ये हुआ मेरे भाई। क्लियर है? अब आप इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 से गुणा। देखो 7 की पहले आप 3000 में गुणा करो 21,000, फिर 7 की 200 में गुणा आप करो 1400, 21,000 और 1400 कितना आएगा 22,400। फिर 7 की आप 60 में गुणा करो 420, फिर 7 अट्ठे 56, तो 420 और 56 हो जाएगा मेरे भाई 476। 476 में आप 4 जोड़ो 480, है ना, प्लस 4 भी तो करेंगे, तो आ जाएगा 22,880/7। ये करना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। तो यहां पे कर्व सरफेस रहेगा 22,880/7। ऐसे होता है बेटे, ठीक है ना। 3268 की 7 में गुना, 3268 को ऐसे देखा करो 3000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 8। 7 की 3000 में गुणा 2100, 7 की 200 में गुणा 1400, 7 की 68 में गुणा फिर प्लस 4 कर दिया। ये आ गया। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे यस सर। देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा तो सिंपल ही कैलकुलेशन है। अब आगे 22 से कम 22, 0 22 चौक 88, 16 से 16 चिकम 96, 8 0 16 पंजे 65, तो स्लांट हाइट आपकी 65 आ गई, 65 65 आ गई भाई। ये ट्रिपलेट में लिखना भूल गया यार, सॉरी, ये मैंने सारे लिखवा दिए, एक ट्रिपलेट में लिखना भूल गए। 16 63 65, 16 63 65, ये ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, 16 63 65, सॉरी, ये आपको याद रखना है 16 63 65। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब जैसे ये सवाल है भाई, यहां पे आपको वैसे डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूं कि जैसे हमारे कोन है, इस कोन की रेडियस यहां पे 16 है, रेडियस 16 है, 90 डिग्री। स्लांट हाइट मैंने निकाली 65, स्लांट हाइट 65 निकाली है, लेकिन हमसे पूछा है हाइट, तो ये निकालनी पड़ेगी। अब हाइट कैसे आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइट कैसे आएगी बच्चों? यहां पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्टूडेंट या तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं भी आता कि √65 के वर्ग में से 16 का वर्ग घटा दो, ये हो गया प्यारे बच्चे। ठीक है। दूसरा कि आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा अगर 65 है, 65 90 डिग्री के सामने, तो बाकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 16 और 63 होंगी। एक 16 है तो कितना बचेगा? 63 बचेगा। तो 63 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अच्छा सवाल है ये। देखिए एमटीएस के पेपर में यह सवाल आया था, ठीक है। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से ट्रिपलेट सोच भी सकते हो बिना करे, अगर आपको याद है कि रेडियस 16 है, आंसर इंटीजर में आ रहे हैं। देखो अगर आंसर इंटीजर में आ रहे हैं, कर्व सरफेस से भी मेरे प्यारे में बिना रूट में, कर्व सरफेस रूट में तो है नहीं ना, डेसिमल में है ये, तो यानी कि 16 का ट्रिपलेट 60 के साथ नहीं बनता, 64 के साथ नहीं बनता, 58 के साथ नहीं बनता, 16 का 63 के साथ ट्रिपलेट बनता है, 16 63 65, ये आंसर हो सकता है। तो अब अगर कम समय है तो इस तरीके से भी आंसर लगा सकते हो ऑप्शन से। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे एंड। इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे